और सबसे बड़ी बात ये है कि 10 जो है हमारे आयुर्वेदिक वैद्य जो हैं, उनके यहाँ जॉब करते हैं। आप सोच सकती हैं कि कितनी बड़ी क्लिनिक होगी और कितना स्टाफ होगा और लगभग उनकी जो है ओपीडी की संख्या भी बहुत अच्छी रहती है। अभी हम कुछ पिक्स आपको दिखाने वाले हैं। सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पिक्स भी सर दिखाएँगे अभी आपको। मैम जो है डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप देखिए कि बीएमएस जब उन्होंने जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से बीएमएस किया है, तो भी उनको गोल्ड मेडल मिला है और जो है जब उन्होंने जामनगर अपना आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने एमडी की है काया चिकित्सा में, तो भी वो गोल्ड मेडल उनको मिला है। आप सोच सकते हैं कि उनकी मेधा यानी कि प्रकृति में पित्त बहुत अच्छा है और इसीलिए इतनी अच्छी वो प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं मैम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका और अभिनंदन भी करता हूँ बहुत-बहुत कि एक फ़ोन पे उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का जो है आग्रह तुरंत स्वीकार किया है। मैम जो है अभी तक 2 लाख से ज़्यादा जो है रोगियों को उन्होंने जो है सफल चिकित्सा उन पे की है, उनको ट्रीटमेंट उनका किया है और कोविड के पिछले साल से और अभी तक लगभग मोर देन 800 जो है कोविड पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया है और उसमें माइल्ड से क्रिटिकल पेशेंट जो है तक भी उन्हें ट्रीट किए हैं। अभी वो अपना अनुभव शेयर करने वाली हैं। वो जो है अभी एसोसिएट जो है प्रोफेसर हैं और वो हैं ओएच नाजार आयुर्वेद कॉलेज सूरत में है। वहाँ जो है विजिटिंग प्रोफेसर हैं वो और उन्होंने जो है मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट कोर्स भी कर रखा है और जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स नाड़ी विज्ञान में कर रखा है। बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम से और उन्होंने जो है अपनी इस छोटी सी लाइफ में अचीव किए हैं। उसमें से जो है हमारा एक जो है आत्माराम सरस्वती फार्मेसी एस्फा जो है उन्होंने जो है उसमें हाईएस्ट मार्क्स इन रसशास्त्र में उन्होंने ले करके और उनको गोल्ड मेडल द्वारा सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार द्वारा भी उनको एक सम्मान दिया जा चुका है। वो सम्मान है हमारा युवा वैद्य प्रतिभा का और ये हमारे परिवार के लिए भी खुशी की बात है कि आज जो है मैम हमारे साथ में है और उनको इस विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा भी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लायंस क्लब द्वारा उनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेद जो है द्वारा सम्मान से सम्मानित किया गया है और वो बहुत सारे ऑनर्ड उनको मिल चुके हैं। वो सोशल, रिलीजियस और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट द्वारा अलग-अलग जो है आयुर्वेद के फील्ड में योगदान उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान प्रमोट करती हैं आयुर्वेद को लेकर के। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देवांगी जी से निवेदन करेंगे कि अपने वक्तव्य से हम लोगों को जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर देवांगी जोगल जी। सबको जय धन्वंतरी। आशा रखती हूँ कि आज मैं जो भी बताऊंगी उसमें जो भी माहिती होगी वो कहीं ना कहीं आपको यूजफुल रहेगी। और सबसे पहले तो सर ने जैसे बताया कि श्रोता और वक्ता तो होते हैं, हम तो सिर्फ आयोजन करते हैं, बट हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योजक तत्र दुर्लभ। सुरेंद्र सर जी, तो आयोजन करने वालों की ही कमी है, हम सब तो बैठे ही हैं। सो आपको वंदन, विश्व आयुर्वेद परिवार के जो भी सदस्य हैं जो इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, वो सबको मेरा प्रणाम है और मुझे यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आपने बुलाया है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सद्भागी समझती हूँ। आज मुझे कोविड के बारे में कुछ बताना है। मुझे ऐसा है कि इनिशियली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे जो भी आपको बताना है मैंने कुछ डिटरमाइन करके रखा है, मैं आराम से आपको बताने जा रही हूँ। बीच में कोई भी क्वेरी होगी तो आई थिंक हम वो उसको लास्ट में लेंगे ताकि मेरी एक जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब ना हो। एम आई राइट विनीश? डॉक्टर साहब, हम लोगों ने ये एक प्रोटोकॉल बना रखा है और अभी सभी म्यूटेड हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई बीच में नहीं होगा और केवल चैट बॉक्स के ही हम क्वेरीज लेते हैं। तो सभी प्रतिभागी जिनके जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे जाएगा उनकी जो भी शंकाएं होंगी वो चैट बॉक्स में लिखेंगे और आपके वक्तव्य के बाद में फिर एक एक करके हम चैट बॉक्स के आंसर्स को लेंगे। डन सर। फाइन। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड वेव ऑफ कोविड। विनीश जी ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया 800, बट मैं थोड़ा उसको सही कर रही हूँ। हमने 1 से 1.5 साल में मोर देन 8,000, 800 वो फिगर नहीं था बट इट वाज 8,000 पीपल को हमने अच्छा किया है और कई लोगों को घर बैठे वैसे ही हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया और वो लोग कोविड में से बाहर आ गए।
तो वैसे सबको पता ही है क्या यूज करना, कैसे करना, पर मुझे ऐसा है कि मेरे जो भी आइडियाज है मैं सिस्टमेटिकली आपको बताना चाहती हूँ। सो कोविड केयर, एज वी नो, फर्स्ट जो स्प्रेन था दैट वाज ओके, वो अच्छा था, अच्छी तरह से सब लोग बाहर आ जाते थे और थोड़ा इजी गोइंग था। सेकंड स्प्रेन थोड़ा डेंजर था। सेकंड स्प्रेन में व्हाट डिड वी फील, एक्चुअली सेकंड स्प्रेन में ऐसा था कि अंग मर्द है ना, बॉडी एक, वो सिम्टम्स थे, फीवर, हाई ग्रेड फीवर था, वो भी कभी कभी पेशेंटों में 10-12 दिन तक चलता था। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सब भी बहुत हमने देखे हैं। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन फीवर शुरू होते थे। तो ये सब सेकंड स्प्रेन के सिम्टम्स थे जो हमने फील किए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कोविड की जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है उसको हम कुछ हिस्से में डिवाइड करना चाहते हैं। एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दूसरा है क्योरेटिव एस्पेक्ट, और तीसरा है पोस्ट कोविड जो होता है वो। सो अगेन मैं पूरे लेक्चर को डिवाइड करना चाहती हूँ एज आई टोल्ड अर्लियर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्योरेटिव एस्पेक्ट एंड पोस्ट कोविड केयर, जिसमें हर एक चीज को मैं इंक्लूड कर लूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है। एक्चुअली सर ने जैसे बताया कि मेरा खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक है, तो जैसे पहली बार मार्च 2020 में पहला कोविड का केस आया और सबने स्टाफ में सब पैनिक हो गए कि अरे बाप रे, आज तो कोविड का केस आया, व्हाट वी विल डू। फिर हमने भी सोचा कि क्योंकि स्टाफ में सबको ऐसा है कि कोविड का केस है तो हमें हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है, हमें जॉब करनी ही नहीं है, फैमिली में हम सब मना कर रहे हैं कि यू डोंट गो। फिर आराम से बैठ के 24 घंटा मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में बैठ के कि कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड किया कि कुछ हमें करना है जिससे अपना स्टाफ भी बचा रहे, अपने लोग भी बचे रहे और हम लोगों को सर्व भी कर सके। और फिर हमने जो प्रोटोकॉल बनाया वो कुछ इस तरह का था कि कंपलसरी सबको स्टीम लेनी है। स्टीम पे हमने जो वीडियोस वायरल किए हैं वो कई कंट्री में से उसके फीडबैक आए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग इज दैट। बट हमने ऐसा सोचा कि कंपलसरी जो भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उनको आके पहले हमारे सेटअप में स्टीम रूम में जाना है, स्टीम लेनी है और फिर अपनी जगह पे जाना है। कोविड पेशेंट को जो भी डॉक्टर देखते हैं वो अटेंड करने के बाद, क्लोजली अटेंड करने के बाद हमारे हर एक डॉक्टर स्टीम लेने के लिए जाते हैं। इनफैक्ट ज्यादा पेशेंट होते तो ज्यादा बार भी जाना पड़ता है। जाते वक्त हर एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में से घर पे जाता है तो अगेन वो स्टीम रूम में जाता है, स्टीम लेता है और फिर अपने पीपी किट और ये सब निकाल के फिर वो घर पे जाता है। तो सबसे इफेक्टिव रहा स्टीम प्रोटोकॉल। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि हमने 8000 से भी ज्यादा लोगों को देखे हैं, बट भी आज भी हमारे स्टाफ के रिलेटिव्स, हाँ, जिनको कोविड हुआ है वो कहीं जॉब कर रहे हो ये है, बट आज भी हमारा स्टाफ 90% बचा हुआ है, अभी तक उनको नहीं हुआ है। सो स्टीम का भी एक एक्चुअली मेरा ऐसा है कि जिस चीज में मैं सोचती हूँ, जिसमें जाती हूँ ना, उसमें मैं डेप्थ तक जाती हूँ। तो स्टीम में जिन्होंने पीएचडी किया था उनके साथ मैंने फोन पे डिस्कशन किया कि सर एक्चुअली क्या तरीका होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आइडियली ऐसा है कि 10 बार नाक से लो, मुंह से निकालो, 10 बार मुंह से लो, नाक से निकालो, तो एक वो जो पूरा पाथ है वो क्लियर हो जाता है। तो जनरली मैं बताती हूँ कि सिर्फ स्टीम लो, उसमें अजवाइन डालो, आप नीलगिरी का ऑयल डालो, कुछ भी नहीं भी डालो तो भी चलेगा, बट यू कैन टेक स्टीम। हम जैसे वैद है तो हम लोग कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, प्लेन स्टीम विल बी आल्सो एज इफेक्टिव। सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि हमने एक स्टीम का प्रोटोकॉल शुरू कर दिया, सबने स्टीम लेना शुरू कर दिया। सेकंड था डिकॉक्शन। आज भी हमारी हॉस्पिटल के बाहर वो बड़े बड़े जग पड़े रहते हैं, आजू बाजू वाले सब लोग आते हैं कि यहाँ पे तो काढ़ा मिलता ही है। जैसे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में दशमुल्क था, पथ्यादिक था, पर मैंने जो अनुभव किया है, अगर कोई काढ़ा परमानेंटली आपको पीना है तो सबसे इफेक्टिव 2 काढ़े आई विल सजेस्ट, दैट इज द्वात्री दशांक वात एंड भारंग्यादिक वात। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बस 2 टाइम पीते रहो, द्वात्री दशांक वात या भारंगवादिक वात, जो घर में ही है,
जो घर में सेफ है, जिसको किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, वो लोग एक टाइम लेंगे। जो घर में नहीं है, जिनको बाहर सबके क्लोज कांटेक्ट में आना है, उनको 2 टाइम्स लेना है। दिस वाज सेकंड थिंग फॉर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। आई विल रिपीट, दिस वाज सेकंड थिंग दैट इज फॉर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। थर्ड थिंग दैट इज हर्बल टी। एज वी नो, आधे लीटर पानी में अजवाइन ले लो आधा चम्मच, 4-5 पीस मरी ले लो, लौंग ले लो, 2-3 पीस तज ले लो, सेंधा नमक ले लो और सौंठ ले लो। उसको उबाल कर थर्मोस में भरकर ऊपर नींबू निचोड़ दो। हमारे स्टाफ के जितने भी मेंबर्स है ना, वो अपना अपना थर्मोस लेके आते हैं। पूरी ओपीडी के दौरान 2-3 घंटे पे वो 2-2 शिप पीते रहते हैं। सो ये 3 चीजें से हम कई लोगों को बचा पाए हैं, अभी तक बचे हैं, और ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत ही इफेक्टिव रही है। I conclude the preventive aspect that includes steam inhalation, decoction, and herbal tea. So now coming to the main, that is therapeutic या curative aspect. I think मेरी आवाज सबको अच्छी तरह से आ रही है। सुरेंद्र जी, विनीश जी? जी बिल्कुल। Okay, fine. So coming to curative aspect. क्यूरेटिव एस्पेक्ट को अगेन मैं 3 चीजों में डिवाइड करना चाहती हूँ। ओके, कंटेन ऑफ हर्बल टी। आई विल रिपीट, आधे लीटर पानी में 4-5 दाने मरी के आप कूट के डाल दो, 2-3 पीस तज के आप कूट के डाल दो, 2-3 पीस लौंग के आप कूट के डाल दो, आधा चम्मच अजवाइन डाल दो, सेंधा नमक आधा चम्मच ले लो और सौंठ ले लो 1/4 या आधा चम्मच, और उसको उबाल लो। उसको थर्मोस में छान कर भर लो, ऊपर नींबू निचोड़ लो। इनफ। नाउ कमिंग टू क्यूरेटिव एस्पेक्ट। क्यूरेटिव एस्पेक्ट को अगेन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 स्टेज में मैं डिवाइड करना चाहूंगी। बहुत फ्रेंकली बताऊं, मुझे 2-4 चीजें आपसे शेयर भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं वैद्यों के बीच में रहती हूँ, तो काफी बार तद्वितीय संभाषा भी होती है। मैंने फर्स्ट वेव जब था, तभी मेरे कई वीडियोस मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे और सभी जगह पे, और एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन मैंने लोगों को शेयर किया था। तभी कई लोगों ने ऐसा बताया कि नहीं देवांगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद तो ऐसा है, सत्य सात्म्य प्रकृति वय देश काल ये सब देख के डिसाइड होना चाहिए। तो फिर मैंने बताया कि अरे पूरा देश मरने को जा रहा है, अभी लेमन को फेबिफ्लू का नाम आ रहा है, एजिथ्रोमाइसिन का नाम आ रहा है, तो अपनी दवाई का नाम क्यों नहीं आए? अभी ऐसा समय नहीं है कि हर एक वैद्य आदमी की नाड़ी देखेगा, प्रकृति देखेगा, सब देख के वो दवाई दे। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हमारे सामने टप 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 करके लोग मर रहे हैं। तो मेरा ऐसा प्रयत्न है कि लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, मैंने जो भी कॉम्बिनेशन बताया था, वो एटलीस्ट लेमन ले, थोड़ी भी तकलीफ में ले, वो बाहर आ जाएगा। और शायद उसको देखे बिना उसने 7 दिन लक्ष्मी विलास ले भी ली, तो ऐसी कोई बड़ी आपत्ति नहीं आने वाली है जैसी रेमडेसिविर से आती। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहा कि नहीं, पूरी दुनिया मरने जा रही है, तो हमें कुछ आयुर्वेद वैद्यों को करना ही चाहिए, और कुछ ऐसा ठोस कॉम्बिनेशन लोगों को शेयर करना चाहिए, जिससे माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले तो वैसे ही बाहर आ जाए। और फ्रेंकली बताओ, आज भी मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस हैं यूपी से, बिहार से, लखनऊ से, कि सर मैडम आपकी वीडियो देखे, हमने वो दवाई ले ली और हमारे पूरा घर इसमें से बाहर आ गया, थैंक यू वेरी मच मैडम। तो ऐसा मानती हूँ कि हो सकता है किसी को सूट हो ना हो, बट एक बार 7 दिन 10 दिन अगर अपनी ये दवाई ले भी ली तो नथिंग टू वरी। सो माइल्ड और मॉडरेट केस में जनरली मेरे जो कॉम्बिनेशन थे उसमें मैं पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट टैबलेट एज यू नो हमें पता ही है, फिर भी मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली दिन में 3 बार। उसके बाद अगर फीवर है, बॉडी एक ज्यादा है, फीवर ज्यादा है, तो त्रिभुवन कीर्ति रस जो 2-2 गोली में 3 बार देती थी। तीसरा एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है चूर्ण का, जिसके मैं नाम बताना आपको चाहूंगी। सीतोप्लादी चूर्ण 100 ग्राम ले लिया, यष्टि मधु चूर्ण हमने 100 ग्राम ले लिया, वासा चूर्ण
50 ग्राम ले लिया और त्रिकटु चूर्ण 25 ग्राम ले लिया। सीतोप्लादी, यष्टि मधु, वासा और त्रिकटु, इसका ये कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको शेयर किया, अगेन आई रिपीट, सीतोप्लादी 100, यष्टि मधु 100, वासा 50 और त्रिकटु 25, इसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना लो। आपको अगर माइल्ड मॉडरेट लगता है, नॉमिनल लगता है, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी एकदम कम है, तो ये चूर्ण दिन में 3 बार हनी में मिला के चाटने के लिए दे दो। अगर थोड़ी अच्छी पेइंग कैपेसिटी है तो ये चूर्ण जो बना है उसमें से 50 ग्राम निकाल कर उसके अंदर 1 ग्राम अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी डाली है, तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब्रक भस्म की बात आती है तो मुझे ऐसा होता है कि मैं और आधा घंटा बोल दूं, इतनी प्रभावशाली और इतनी इफेक्टिव दवाई है अब्रक भस्म। तो मेरा ऐसा है कि नॉर्मली कुछ नहीं भी हो तो भी आप ये डोज में दे सकते हो, और क्रिटिकल केस में भी मैं बताऊंगी आगे कि हमने अब्रक भस्म किस तरह से दी है। सो ये चूर्ण दिन में 3 बार हनी में मिला के आप चाट सकते हो। सो ये तीसरी चीज मैंने बताई। चौथी चीज है सुवर्ण बसंत मालती रस, और 1-1 गोली दिन में 2 बार या 3 बार, और श्वास कुठार रस 2-2 गोली दिन में 3 बार। ये एक जनरल कॉम्बिनेशन था। ये कॉम्बिनेशन के साथ भी हमारा जो काढ़ा है, धात्री दशांग और भारंगी आदि, और कोई भी एक, अथवा तो उसके साथ हमारी हर्बल टी है और उसके साथ हमारी स्टीम है, ये तीनों तो उसके साथ चलते ही है। सो दिस वाज ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन था। पहली बार जब पहला स्प्रेइंग था ना, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छी तरह से इजीली सब बाहर आ जाते थे। सेकंड स्प्रेइंग में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चीजें लंबी चली। एज फॉर एग्जाम्पल, माइल्ड और मॉडरेट तो जनरली इससे आ जाते हैं। सेकंड स्प्रेइंग में मैंने देखा कि कई लोगों में फीवर बहुत लंबा चलता है, फीवर 5 दिन 7 दिन, वो भी हाई ग्रेड फीवर। और फ्रैंकली बताऊं तो मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ी ओपन माइंडेड हूँ कि जिसका जो अच्छा है ना उसको अपनाना चाहिए। फीवर में मैं डेफिनेटली पेशेंटों को बताती हूँ, जब हाई ग्रेड फीवर हो तो आपको पैरासीटामोल ले लेनी है। ऐसे नहीं कि बस बैठे रहना है, लंघन करो। ये थोड़ा ऐसा है कि वो क्रिटिकल होता है, पेशेंट भी पैनिक हो जाता है, तो फाइन, अगर आपको फीवर ज्यादा है यू कैन टेक पैरासीटामोल। ये हमारा एक व्यू था कि किसी को भी फीवर आता था तो हम उनको प्रोवाइड करते थे। पर जनरली 3 से 5 दिन में जब फीवर कंट्रोल में नहीं आता था तो उसमें कुछ दवाइयां हम ऐड करते। उसमें मेरी ड्रग ऑफ चॉइस थी जय मंगल रस, और जनरली मैं दूध पापेश्वर कंपनी ज्यादा यूज करती थी। और फ्रैंकली बताऊं कि 3 या 5 गोली में पेशेंट का सामने से कॉल आ जाता है कि मैडम अभी फीवर गया। 10 गोली कंप्लीट होते तक तो काफी अच्छा उनको महसूस होता है। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और रोज हमारे 80 to 100 की ओपीडी रहती थी, और हर रोज मैं डिमांड करूं मुझे ये दवाई चाहिए, वो दवाई चाहिए, तो मेरे पास आते थे 50 पैकेट्स, तो उसमें मुझे ओपीडी पूरी मैनेज करनी थी। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे कि अच्छे वैद्य है, उनको पता भी है, बट दवाई है ही नहीं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कैसे लोगों को अच्छा करें। तो वो केस में कभी कभी कुछ ऐसी दवाइयां है कि जो मैं पहले नहीं यूज करती थी, बट बिकॉज अवेलेबल नहीं है तो मुझे यूज करना पड़ा। उसमें मैंने अच्छे रिजल्ट पाए जय मंगल रस के साथ बृहत कस्तूरी भैरव रस। अगर जय मंगल रस मुझे नहीं मिला था, जो पेशेंट में मैंने बृहत कस्तूरी भैरव रस पाए उसमें भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। फिर वो मेडिसिन वाले का फोन आ जाता था, मैडम अभी तो ये भी अवेलेबल नहीं है। फिर अच्छा तो अभी क्या अवेलेबल है, आनंद भैरव है, चलो कोई बात नहीं, मुझे 10 गोली तो चाहिए चाहिए। कभी कभी वो भी दे देते थे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता था। 3 या 4 दिन में ही उनका फीवर कंट्रोल में आ जाता था। हाँ, और उसके साथ फीवर कंट्रोल के लिए मैं अगर कुछ यूज करती थी तो दैट वाज सडंग पानीय। सडंग पानीय चूर्ण भी मिलता है, उसके ग्रैन्यूल्स भी डाबर के अवेलेबल होते हैं। तो आधा लीटर पानी को गर्म करके हम जैसे पाट बनाते हैं उबाल के, उसमें सडंग पानी डाल के, चूर्ण डाल के पूरे दिन में 2-2 शीप पीते रहना है। तो सडंग पानीय का भी फीवर के कंट्रोल में उतना ही अच्छा रोल था। दिस वाज ऑल अबाउट सीवियर कैटेगरी में फीवर कंट्रोल के बारे में। अभी सीवियर कैटेगरी में ही सेम अपनी जब बात होती है ऑक्सीजन डाउन होने की, ऑक्सीजन डाउन होने में
सबसे इफेक्टिव अगर मेरी प्यारी कोई मेडिसिन है जो आपकी भी प्यारी होगी, और दैट इज श्वास चिंतामणि रस। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई फार्मेसी में रिजल्ट नहीं मिलता है, पर जनरली स्टैंडर्ड फार्मेसी की श्वास का चिंतामणि रस एक टैबलेट थोड़ा सा पीस लो, या तो मुंह पे ही चूसने के लिए रख दो, उसमें 3 चुटकी अब्रक भस्म डाल दो, और उसमें अगर श्वास कुठार का आपके पास चूर्ण है तो 1 चुटकी श्वास कुठार रस पाउडर वो डाल दो। मैंने कई सीवियर केसेस में श्वास का चिंतामणि के बहुत ही वंडरफुल अद्भुत रिजल्ट्स पाए हैं। और आई वुड लाइक टू शेयर कि धूत पापेश्वर की एक दवाई आती है काश श्वास हारी रस। अभी तो ऐसा है कि इतनी सारी मैंने मंगवाई है कोविड में कि वो लोगों को भी पता चल गया है कि गुजरात का ऑर्डर है, सूरत का है, तो देवानी का ही होगा। ठीक है, तो श्वास का काश श्वास हारी रस में 2 चीज है, श्वास का चिंतामणि आती है और लक्ष्मी विलास दोनों आ जाते हैं, बट उसमें श्वास का चिंतामणि के मिलीग्राम थोड़े कम है, इट इज 62.5, और उसमें लक्ष्मी विलास रस भी है। तो जिनमें नॉमिनल होता है उसमें मैं काश श्वास हारी रस देती थी, जिनमें थोड़ा ज्यादा होता है उनमें श्वास का चिंतामणि देती थी, और जिनमें बहुत ही ज्यादा था उनमें मैं काश श्वास हारी और श्वास का चिंतामणि दोनों ही साथ में देती। तो मुझे ऐसा है कि सीवियर केसेस जो होते हैं, जनरली सीवियर कैटेगरी में भी मुझे पसंद होगा कि हमने कैसे पेशेंटों को अच्छा किया है। एक पेशेंट था 85 इयर्स के दादाजी थे, तो वो दादाजी का सीआरपी था ऑलमोस्ट 178, उनका ऑक्सीजन काफी डाउन आ रहा था, वो हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि ऑक्सीजन डाउन हो रहा था। जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुए और उन्होंने बताया कि भाई आपको तो 6 रेमडेसिविर देने पड़ेंगे, 3 टॉसिलिजुमेब भी देने पड़ेंगे, और आजू बाजू वाले सबको के दादाजी पैनिक हो गए, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे घर पे मरने दो, मैं मरूंगा तो घर पे, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो घर वालों के लिए और कोई चारा ही नहीं था, वो उठा के लेके आए, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया और मेरे पास आ गए। मैंने उनको क्या शुरू करवाया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी क्रिटिकल था। ठीक है, ऑक्सीजन 70 से नीचे ही आ रहा था। उसमें सुवर्ण वसंत भारती, काश श्वास हारी रस, श्वास का से चिंतामणि रस और 3 चुटकी अब्रक भस्म, ये सब दवाई हर 3 घंटे पे हमने देनी शुरू की। और बिकॉज दादाजी को ऐसा था कि मैं मरूंगा तो देवांगी की दवाई से घर पे मरूंगा, बट यहाँ पे तो नहीं। एक है ना जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ होगा, नहीं नहीं मेरे घर पे होना चाहिए। तो घर पे आए और विद इन 3 और 4 डेज, आई थिंक तीसरे दिन उनका सीआरपी 94 था, 2-3 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट 55 के आजू बाजू आ गया, और 15 डेज में ऑलमोस्ट वो रेडी हो गए थे। और उन्होंने एक मुझे वीडियो उनका दिया, उनके बेटे ने, कि भाई इतने क्रिटिकल थे, उनको डॉक्टर ने बताया था सुबह में जब एडमिट हुए तब कि उनको शाम तक वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, और वो घर पे ही सही हो गए। सो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू आयुर्वेद। मैं ऐसा मानती हूँ कि पता नहीं, मैं कभी ऐसा बताती हूँ मेरे बच्चों को जो मेरे कॉलेज में मेरे पास पढ़ते हैं कि यू आर सिलेक्टेड फॉर आयुर्वेद। भगवान है ना अच्छी आत्मा वाले को, जो सज्जन है, जो सत्कर्म करने वाला है, जो प्योर हार्टेड है, ऐसे लोगों को चुनता है और वो आयुर्वेद में लाता है। आयुर्वेद ऐसी तैसी ब्रांच नहीं है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप आयुर्वेद में हो तो अपने आप को सदनसीब समझो कि भगवान ने मुझे इस पति के लिए चुना है। सो अगेन अभी जस्ट लास्ट मंथ में मेरे पास केस आया 211 सीआरपी वाला, और बिकॉज वो पेशेंट मेरे पास इसलिए आया था कि सूरत में कोई भी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली, कहीं पे भी कोई बेड खाली नहीं है, सभी हॉस्पिटल के बाहर 10-10, 12-12 वेटिंग में पड़े हैं, और उनका ऑक्सीजन 60 से नीचे जा रहा था। फिर जाके थक के मेरे पास आए कि मैडम 211 सीआरपी, आप कुछ करो। ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखवा दिया। 7वें दिन उनका सीआरपी 47 था, और विद इन 15 डेज एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गए। उनके बेटे ने भी मुझे वीडियो शूट करके दिया है कि मेरे पापा एकदम हो गए। सेम कॉम्बिनेशन इनमें जा रहा था। इनमें थोड़ा जो मुझे ऐड करना है कि ये कॉमन प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको शेयर किया। जनरली
जब क्रिटिकल केस होते हैं तो उसमें ये 4 ड्रग जो मैंने फिर से मैं रिपीट करूंगी, सुवर्ण वसन मालती, काश श्वासहारी, श्वास का चिंतामणि और अभ्रक भस्म के साथ मैं बल्ला तक देना चाहती थी, नीलामा बल्ला तक, ठीक है। तो डॉक्टर वशिष्ठ सर जो कि मेरे गुरु है, और वशिष्ठ सर का टैबलेट एंटीवीर और रेवप्लेक, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट एंटीवीर भी 3-3 घंटे पे 2-2 टैबलेट हम कई पेशेंटों में बहुत प्यार से यूज करते हैं। और हमें जो ऐसा है कि बल्ला तक है और उष्ण प्रकृति वाला है, ये है वो है, पर बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट एंटीवीर का मैक्सिमम डोज पर डे हमने एक दिन में 12 से 14-16 टैबलेट तक दिया है, और फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, और बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट रिकवर होके वापस आ रहे हैं। उसी तरह जब डी डाइमर हाई होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एंटीवीर के साथ रेवप्लेक हम ऐड करते हैं। वो भी डॉक्टर वशिष्ठ सर की थी, जिसमें चित्रक है, बल्ला तक है, गुगलू है। तो वो दोनों साथ में जाते हैं तो मार्वेलस रिजल्ट्स मिलते ही है। बट दिस इज कॉमन कॉम्बिनेशन कि जनरली वेरी सीवियर केसेस होते हैं, पेशेंट बाइपेप पे होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन से हम इजीली बाहर लाते हैं। एक पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो फर्स्ट ब्रेन का केस है, अभी का नहीं है, बट उसका सीटी सीवियरिटी 23 था आउट ऑफ 25। 3-4 जगह घूमे, कई जगह नहीं मिली। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि आपकी मम्मी वो 2-3 दिन खींचेंगे, आप घर पे ले जाओ, सेवा करो, यहाँ पे जगह भी नहीं है, आप घर पे ले जाओ। उनके बेटे ने घर पे लेकर मेरे पास से दवाई शुरू की, और 5वें दिन उनके मम्मी खुद खड़े होने लगे और खुद सब कुछ करने लगे। उनका भी हमारे पास इंटरव्यू पूरा डाटा है। सो मेरे कहने का मतलब है कि हमें कभी ऐसा लगता है कि हम आयुर्वेद वाले, मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा सोचना चाहिए, हम आयुर्वेद वाले, ये एक तरीका होना चाहिए। और फिर हमने शुरू किया कि जो भी लोग अच्छे होते थे, उसमें खास करके जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल फील्ड के हैं, जो दूसरे पेशेंट को हमारे पास भेजते हैं और वो देखते हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं, उन लोगों के पास से तो मैं पक्का वीडियो लेती हूँ, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि ये एलोपैथी डॉक्टर्स है, फिर भी वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे कई बार दुख होता है। आज ऐसा है कि जैसे गुप्ता जी ने बताया कि मेरे यहाँ 8 से 10 बीएमएस डॉक्टर मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि अभी कॉमन कोविड के पेशेंट तो मेरे तक आते ही नहीं है। मेरे स्टाफ वाले इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो लोग खुद इतना अच्छा एडजस्टमेंट करके दवाई दे देते हैं। सिर्फ क्रिटिकल केस जो वेंटी पे है, जो वाइपेक पे है, जो एनआरबीएम पे है, वैसे ही मेरे पास आते हैं, और उसमें मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सो ये सब मैंने जो बताया कि ये दवाई के साथ कभी कभार यूज करने जैसी दवाई जो मैंने इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं की, ये तो मैंने कॉमन कॉम्बिनेशन आपको शेयर कर दी है। पर कभी कभी जो मैंने दवाई यूज की है, वो दवाई में है त्रैलोक्य चिंतामणि रस। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा वीकनेस है, ज्यादा रिपोर्ट्स बुरे आ रहे हैं, पेशेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में त्रैलोक्य चिंतामणि रस भी हम आराम से देते हैं। एक टैबलेट में 3 बार देते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि से अगर काम नहीं बनता है, तो ही मैं समीर पन्नग या हेम गर्भ पोटली का सोचती हूँ। काफी वाइड मेरे फ्रेंड्स भी काफी लोग हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली वो यूज करते हैं, बट मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे वो यूज करने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही कम केस में मैंने ये मेडिसिन यूज की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरल मेडिसिन, जो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर केसेस में मैंने दिया है, और उसी से लोगों को अच्छा किया है। अभी दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि मुझे अभी ज्यादातर प्रॉब्लम सेकंड वेव में जो हुआ वह ये है कि एलोपैथी डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते आपकी दवाई देने के लिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्टली वो डॉक्टर से बात करती हूँ 1-2 बार कि भाई सर आप देख लीजिए। अभी एक इंटेंसिविस्ट का मेरे पे फोन आया, मैडम आई कांट अंडरस्टैंड कि ये आपकी दवाई क्या है, दैट इज सवास कास चिंतामणि रस। सो मैंने कहा कि सर फ्रैंकली स्पीकिंग
कि आपकी दवाई में क्या है वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरी दवाई में क्या है वो आप कंसर्न मत रखो। हमारे लिए एलोपैथी महान नहीं है, आयुर्वेद महान नहीं है, आपके सामने जो बंदा सो रहा है वो उसकी जान महान है। सो सर प्लीज, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट, आपके कैंटीन में जो जा रहा है इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर आप गूगल करोगे ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या जा रहा है। सो प्लीज सर, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप एक बार अलाउ करिए। फिर वो पेशेंट बाइपेप पे से बाहर आया, वो डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि अभी ये जो प्रिस्क्रिप्शन है हम कॉमनली नहीं यूज करते, नहीं कर सकते। मैंने कहा सर थैंक्स, यू जस्ट कम हियर, टेक अ कप ऑफ टी विथ मी एंड देन आई विल टेल यू कि ये कॉमनली हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक ऐसा है कि हमारा भी एक बड़प्पन होना चाहिए कि नहीं हम आपको देते हैं, बट एटलीस्ट उनका एक जिज्ञासा वृत्ति होना चाहिए कि क्या आ रहा है हमें पता चले। यू वॉन्ट बिलीव, वो वार्ड में से जो पेशेंट बाहर आया उसके आजू बाजू वाले 8-10 पेशेंट वैसे ही चल के मेरे पास आ गए कि मैडम बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ही अच्छा था, और सब ये पेशेंट हमसे भी क्रिटिकल था, वो बाहर आ गया, तो अभी हम लोग सब आपके पास दवाई लेने के लिए आए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस कि एलोपैथी डॉक्टर्स में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, बट मैं मानती हूँ कि आप आराम से भगवान का नाम लेके आपका काम करते रहिए, एक बार तो वो लोग देखेंगे ही देखेंगे। ये होता है, होने दीजिए, बट कहीं ना कहीं तो उनको देखना पड़ेगा। सो एक मेरा ये था कि ये हमने पूरा जो मैंने फील किया है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा ये जो बात हुई दैट वाज ऑल अबाउट क्यूरेटिव एस्पेक्ट। मुझे ऐसा है कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट में जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया, जो बेस्ट था वो मैंने आपको बताया है। लास्ट में अभी जो मैं बताना चाहती हूँ दैट इज पोस्ट कोविड एस्पेक्ट। अभी तो जैसे ऐसा है कि पोस्ट कोविड में भी हमने काफी कुछ देख लिया है। वीकनेस दैट इज वेरी कॉमन। जब वीकनेस की बात आती है तो मैं ऐसा बताती हूँ कि खजूर श्रम हरा नाम, आचार्य चरक ने श्रमहर दशीमानी में खजूर को बताया है। तो मैं ऐसा बताती हूँ कि खजूर मंथ विल बी द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक फॉर एनीबॉडी। पेशेंट को 3-4 पेसी खजूर पानी में डालिए, उसको भिगो के रखिए, गुठली निकाल के उसको ब्लेंड करके पी लीजिए। सुबह शाम आप खजूर का पानी पियो, दैट विल बी बेस्ट एनर्जी ड्रिंक फॉर एनी पेशेंट। ये पहली चीज है। वीकनेस जब होती है तो बहुत सारी हमारी रसौषधियाँ भी है। सुवर्ण वसंत मालती हम वैसे ही दे सकते हैं। उसके अलावा नवरत्न कल्पामृत रस में ज्यादातर यूज करती हूँ, नवरत्न योगामृत यूज करती हूँ, उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। एक आध हफ्ता 15 दिन भी आपने दे दिया तो भी वो आदमी अच्छा फील करेगा। वैसे ही दूसरी चीज है ड्राई कफिंग, सूखी खांसी। अगर मुझे पूछा जाए कि आपकी प्रैक्टिस का रहस्य क्या है तो मैं एक ही वर्ड बताऊंगी, दैट इज प्रकृति। हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर वो आदमी की प्रकृति सोचे बिना उनको कोई भी दवाई नहीं ही देता है। तो मैंने कुछ इवैल्यूएट किया है कि कोविड जो भी व्यक्तियों को होता है उसमें जो वात प्रधान प्रकृति वाले होते हैं ना, उनमें जनरली पोस्ट कोविड ड्राई कफिंग, सूखी खांसी, शुष्क कास जिसे हम बोलते हैं, और अगेन वीकनेस वात प्रधान प्रकृति में ज्यादा होते हैं। पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगों को लॉन्ग टाइम तक फीवरिशनेस, ज्वरानुभूति रहती है। तो जब ड्राई कपिंग होता है तो अगेन अपना जो चूर्ण वाला कॉम्बिनेशन है, श्वास का चिंतामणि, आप थोड़ा वक्त उनको शुरू रखो। और श्वासामृतम सिरप चामुंडेश्वरी फार्मेसी की है, आप सब भी कई लोगों ने यूज की होगी, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स है। सूखी खांसी में उसके वंडरफुल रिजल्ट्स है। इनफैक्ट वेंटिलेटर पे भी ये भस्म डाइल्यूट करके देनी होती है। तो दशमूल कटुत्रयम और श्वासामृतम जो लिक्विड है उसको डाइल्यूट करके उसमें डाल के इंजेक्शन भर के वो राइस ट्यूब में डालने को मैं बताती हूँ पेशेंट को, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। पित्त प्रकृति वाले को मैंने जैसे बताया ज्वरानुभूति लंबे अरसे तक रहती है, तो ऐसे पेशेंट में मैं लंबे अरसे तक 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक सडंग पानी शुरू रखवाती हूँ, और ऐसे केस में पथ्याधिक एडवाइस करती हूँ। और कफ वाले में ब्रीथलेसनेस, हैवीनेस ऑफ चेस्ट, हार्ट के प्रॉब्लम ये होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। अभी
ऐसे केस में जनरली हमें पता ही है कि हार्ट का तकलीफ आता है तो हम हमारे दिमाग में सब एसोसिएट सब कुछ आ जाता है। पर अगर आपको ऐसा है कि इसकी पास हिस्ट्री है तो कुछ भी हृदय चीज वैसे ही शुरू करनी चाहिए। अभी मुझे एक नया नाम मिला है थोड़ी दिन पहले। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नया नाम मिला है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और मैंने वो यूज किया और मुझे मार्वेलस रिजल्ट्स मिला। वो बताने वाले अगेन डॉक्टर वशिष्ठ सर ने मुझे बताया कि अगर पेशेंट को ऐसा ऐसा हो रहा है तो यू कैन गिव याकुती रस। याकुती रसायन बैद्यनाथ फार्मेसी की आती है, वो हृदय है, उसमें मोक्ति पिस्टी है, प्रवाल पिस्टी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रग है और हृदय के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो जब भी ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है, इसका थोड़ा हार्ट पे इफेक्ट आता है, सीटी स्कैन में भी हार्ट में लंग्स इन्वॉल्वमेंट के साथ कार्डियोमेगाली दिखाई देता है, थोड़ा टेस्ट में भी हिमोसिस्टिन या उसमें कुछ गड़बड़ आती है, तो डेफिनेटली याकुती रसायन टैबलेट भी आप एक टैबलेट 2 बार या 3 बार इसके साथ सपोर्टिव शुरू कर सकते हो। सो अगेन जैसे मैंने बताया हार्ट का प्रॉब्लम है और शुगर। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद कई लोगों में ये कॉमन है कि वहां पे स्टेरॉइड दी, शुगर बढ़ा, इंसुलिन शुरू हुआ और घर पे आने के बाद शुरू ही रहा। अभी मैडम आपके पास आए हैं, अभी आप कुछ करिए और उसको निकालिए। फाइन। मैं ऐसा मानती हूँ कि ओवरऑल कोई भी मेडिसिन जा रही है तो तुरंत ऐसे कॉन्फिडेंस में आके कल से इंसुलिन बंद कर दीजिए, मैं बैठी हूँ, ऐसा मैं रिस्क नहीं लेती। अगर आर्थराइटिस में स्टीरॉइड शुरू है, अगर डायबिटीज में इंसुलिन शुरू है, तो बॉडी को कुछ चीज की आदत पड़ गई है, उसको तुरंत आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। मैं इस एक एग्जांपल कॉमनली देती हूँ कि मुझे अगर 1 महीना हर रोज सुबह 10 बजे गुलाब जामुन मिला तो 1 महीने के बाद भी मुझे गुलाब जामुन चाहिए ही चाहिए। अभी गुलाब जामुन से बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा सा गुलाब जामुन कम मिलेगा और कम मिलेगा और कम मिलेगा, ऐसे करके मैं और 15 दिन के बाद गुलाब जामुन को छोड़ पाऊंगी। बस सेम क्राइटेरिया इज जनरली देखने को मिलता है फॉर एलोपैथी मेडिसिन। तो जनरली कोई भी पेशेंट्स आते हैं, अपनी अच्छे से अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे दीजिए शुगर के लिए और उसके साथ इसको इवेल्यूएट करते रहिए, थोड़ा ये कम करिए, थोड़ा बढ़ाइए। मैंने कई पेशेंटों के इंसुलिन जिनको पहले शुरू नहीं थे, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद शुरू हुए, घर के आने के बाद शुरू ही रहे, उनको ऐसे टेपरिंग डोज में अपनी दवाइयाँ बढ़ा के स्विच ओवर करके 1 से 2 महीने में कंप्लीट छुड़वा दिए हैं। सो अगेन दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। कई लोगों में ऐसा होता है कि घर पे भी वो 4-5 लीटर ऑक्सीजन शुरू ही रहता है और वो देना ही पड़ता है, सुबह दोपहर शाम शुरू ही रखना पड़ता है। सेम अगेन वो श्वास का सिंटम या अब्रक वाला कॉम्बिनेशन आप 3-3 या 4-4 घंटे पे देते रहोगे तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन कवर हो जाएगा और डेफिनेटली वो धीरे 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 करके वो छूट भी जाएगा और जो भी पेशेंट है वो अच्छा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। अभी मुझे 2-3 चीजें बतानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वैद्य पूरे इंडिया में से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें है ना अपने आप में एक यूनिटी रखनी है। हम जब पढ़ते थे तो ऐसा था कि जो भी गुरुजन है वो सब सिखाते थे, बट वो क्लिनिक में कौन सी दवाई यूज करते थे ना वो कभी पता ही नहीं चलता था और हम पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। तो अभी जमाना बदल गया है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी, तो मेरे साथ मेरा ज्ञान चला नहीं जाना चाहिए। तो सभी वैद्यगणों को एक रिक्वेस्ट है कि अपनी डाउनलाइन तैयार कीजिए, अपने पास जो भी नॉलेज है ना वो दूसरों को शेयर करिए। जितना आप लोगों को बताएंगे उतना वो लोग जन समाज तक पहुंचेगा। एलोपैथी डॉक्टर्स को कुछ भी पता चले या नहीं चले सबको शेयर कर देते हैं और हमारा ऐसा है कि मेरे पास रहे किसी को पता न चले। तो मेरा ऐसा है कि एक तो वैद्य गणों में एक यूनिटी चाहिए, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर दूसरे का पेशेंट मेरे पास आया है और मैं बताऊंगी कि अरे रे 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 इसने ये दवाई दे दी, ये तो देनी ही नहीं चाहिए, ये ऐसे कैसे दे सकता है, इससे अच्छा मैं ऐसा बोलूं कि अरे भाई अच्छा बहुत अच्छी दवाई दी फिर भी आपको नहीं अच्छा हुआ,
चलो थोड़ा सा मैं करेक्शन देती हूँ, बाकी वैसे ये वैद्य ने अच्छी दवाई दी। बट हमारा जनरली ये होता है कि हम एक दूसरे को काटते हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक बनने चाहिए। मेरे यहाँ अभी मैं स्पेशलिटी क्लिनिक डेवलप करने जा रही हूँ। हमारे सूरत में एक डॉक्टर है, वैद्य है अपने, आई विल टेल द नेम, डॉक्टर मनसुख मांगूकिया। ही इज एक्सपर्ट ऑफ पित्ताशमरी, दैट इज गोल ब्लेडर स्टोन। तो उनको बहुत अच्छी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। तो सब कुछ मुझे नहीं आता है, मुझे जो आता है उनको मैं भेज देती हूँ कि फाइन, अगर मेरे पास जीबी स्टोन का पेशेंट है तो सर यू डील विद दिस पेशेंट, आप उनको अच्छा करिए। वैसे ही सूरत में मैं बताऊंगी, डॉक्टर रजनीकांत पटेल इज दैट, जो म्यूकरमाइकोसिस के एक्सपर्ट है। मैं उनके नाम के साथ इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट डॉक्टर रजनीकांत को रिफर कर रही हूँ और बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कृमि की दवाई देते हैं, क्रूबिग्नावटी, या साथ में वो परिस्थिति देख के पलाशर्क, विडंग का धूप है, उसके साथ वो कुछ बृहदवाच, कई सारी दवाइयां वो यूज करते हैं, भल्ला तक भी यूज करते हैं वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। बट अगर वो बेस्ट है, उनको बहुत सारे पेशेंट में रिजल्ट दिया है, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर देवांगी को वो आए, देवांगी नहीं आता है, देवांगी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो देवांगी को वो पेशेंट वहां पे भेज देना चाहिए। सो अगेन मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि सब वैद्य एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, तो हमारी पथी अपने आप में ही महान है। मैं ऐसा बताती हूँ कि कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो हम अच्छा नहीं कर सकते। अभी मेरे पास फर्स्ट ईयर के 2-3 स्टूडेंट आए थे मेरी हॉस्पिटल देखने के लिए कि मैडम अभी एक्चुअली हमें तो जाना था एमबीबीएस में, अभी आ गए आयुर्वेद में, तो कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, इसलिए आपको मिलने के लिए आए। मैंने कहा देखो बेटा, व्हाट यू कैन डू आई वांट टू शेयर। आप है ना सबसे अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट हो, बाल आपके अलावा कोई ला ही नहीं सकता है। आप सबसे अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हो, सोरियासिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, कुछ भी गिन लो, आयुर्वेद के बिना परमानेंटली अच्छा होता ही नहीं है। आप अच्छे, सबसे अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट हो, HLA-B27 ले लो, RA ले लो, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ले लो, वो आपके अलावा अच्छा होने ही नहीं वाला है। आप सबसे अच्छे फिजिशियन हो, बीपी, शुगर, ये सब आपके अलावा कोई मैनेज ही नहीं कर पाएगा। आप सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कहीं और भी प्रॉब्लम है, तो आप यू कैन डील विद दैट। सो आप तो ऐसे हो कि सभी के मास्टर हो, इनफर्टिलिटी है, आप अच्छे, सबसे अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट हो। जैसे आई डिड माई MD इन काय चिकित्सा, बट मैंने गर्भ संस्कार के पेड बुक लिखी है, जो बेस्ट सेलर है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है, और अभी थोड़े वक्त में वो हिंदी और मराठी में आने वाली है। सो ऐसा नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से शास्त्र पढ़िए, उसमें से कुछ निकालिए और उसको लोगों के सामने व्यक्त करिए। फ्रेंकली बताओ वैद्यगण, मुझे कहना पसंद पड़ेगा, मेरे लेक्चर्स जो मैं प्रोफेशनली लेती हूँ लोगों के सामने, हाँ, लेमैन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, प्रकृति के मेरे कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिपेशन पे मैं लेक्चर लेती हूँ, वो पेड होते हैं और उसकी फीस भी बहुत ही ज्यादा होती है। सो जो जो बेस्ट कर रहे हैं, हमारे सूरत के वैद्य रत्नम संदीप पटेल जी है, तो उन्होंने भी ऑक्सीजन के लिए रेस्पिडोटू करके दवाई डेवलप की है, वो भी वंडरफुल रिजल्ट दे रही है। तो जिसमें जो बेस्ट है उनको पकड़ो, एक दूसरे को रिफर करो, एटलीस्ट पेशेंट को एलोपैथी में मत जाने दो, और फिर भी जरूरत पड़े तो भेजो। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। पेशेंट शुड सर्वाइव, वो अच्छी तरह से बचना चाहिए और अच्छी तरह से अपनी लाइफ पास करे, वो हमारे लिए जरूरी है। सो आई थिंक मैंने जो भी बताना था, मैं अभी घड़ी देख रही थी कि कितना बोल दिया। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है। अगेन मुझे इतना बड़ा एक स्टेज मिला जहाँ पे मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं, इसलिए सुरेंद्र का, विनेश जी का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और बाकी का सेशन में सुरेंद्र जी के लिए ओपन रखती हूँ कि आप शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं ये कह सकता हूँ कि खाली एक वैद्य की चिकित्सीय प्रतिभा के साथ नहीं, एक ओवरऑल एक वैद्य का जो परिकल्पना है कि उसको कैसे बात करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए,
और अपने आप को किस तरीके से समाज में प्रतिष्ठित करना चाहिए, प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो वो सारा मिलाकर आज मेरे सामने नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारे नए वैद्यगण जुड़े हैं, जो काफी बड़ी संख्या में हैं, तो उनको आपसे प्रेरणा मिली होगी, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब दोबारा से आपको पुनः धन्यवाद इसलिए देना पड़ेगा कि आप बिना किसी पारिश्रमिक के आज हमारे बीच में 40 मिनट बोली हैं, बिना पैसा लिए हम लोगों के बीच में आप आई हैं। थैंक यू। आपको पैसा लेने चाहिए हमसे बोलने के लिए, बोलने का चांस देने के लिए। तो उसके लिए बस हम आपसे एक ही चीज मांगेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें, जो भी समय आपके पास रहे, जब जब भी कभी विश्व आयुर्वेद परिषद को आयुर्वेद के लिए आपकी आवश्यकता पड़े, तो आप जो भी जितना समय दे सकें उतना समय दें। तो ये आने वाले बच्चे जो हैं हमारे, ये अपनी नई ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो इन 15 दिन में निकल कर आया है, वो इतना आदर्श है कि जो पहले आयुर्वेद के लिए एक धब्बा लगा रहता था कि आयुर्वेद के चिकित्सक जो हैं वो अपनी बात को किसी को बताते नहीं हैं, अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे, तो वो पूर्णतया अब हम देख रहे हैं कि जो यंग हमारा आयुर्वेदाचार्य का जो ग्रुप आ रहा है, जो 50 से नीचे नीचे के लोग हैं, वो बहुत खुले दिल से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है कि अच्छा एक प्रचलन कह सकते हैं, एक ट्रेंड कह सकते हैं। और उसके लिए आप जैसे लोग ही एक तरीके से आदर्श बनते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार परिषद की तरफ से। विनीश जी, आगे क्वेश्चन आवर आप ले लीजिए। 10-5 हुए हैं, अभी है हमारे पास में समय। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर अश्वनी भार्गव जी भी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस सभा में। और 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, चूंकि अधिकांश को आपने अपने अभिभाषण में ही उनको वो कर दिया है। एक शुरुआत में आया था, 2-3 बार रिपीट हुआ। किसी ने कहा होगा कि ज़्यादा स्टीम लेने से शायद कोई साइड इफेक्ट होता है, खास तौर से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के विषय में उन्होंने लिखा। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका है अथवा नहीं है, या ये केवल एक परिकल्पना मात्र है? सर, थोड़ा मैं ओपनली बताना चाहूंगी, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हमारा परिवार है जो हमारे साथ जुड़ा है, तो मैं कुछ भी पर्सनल बात भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली ऐसा है कि सर, स्टीम का हमने इतना प्रतिपादन किया, इतने वीडियोस बनाए, मेरे हस्बैंड के स्टीम के वीडियोस बहुत ही वायरल हुए, और वहां तक कि वहां ऐसी क्वेरी आती थी कि भाई स्टीम तो नहीं लेना चाहिए, WHO ने मना किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बहुत सारा एक वाक युद्ध हुआ। मैं ऐसा बताती हूँ कि वाक युद्ध, लिटरली इट वाज वाक युद्ध, कि भाई नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर फ्रेंकली बताऊं सर, अभी तो म्यूकरमाइकोसिस में भी लोग ऐसा बता रहे हैं कि स्टीम ज्यादा लेने से लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होता है, पर हमने आज तक ऐसा नहीं देखा है। मेरे यहाँ बीच में तो ऐसा था कि मुझे एक्टिव पेशेंट को बहुत क्लोज से चेक करने के बाद मैं दिन में 8-10 बार भी स्टीम लेने के जाती थी, मेरे डॉक्टर्स भी जाते थे, बट एक इंटरनली अच्छा फील करते थे। और आज तक हमने स्टीम के कोई साइड इफेक्ट नोटिस नहीं किया है। हाँ, पर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया, 10 बार नाक से लिया, मुंह से निकाला, 10 बार मुंह से लिया, नाक से निकाला, दैट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स, दैट इज इनफ। और आज तक हमने नोटिस नहीं किया है। थैंक यू। विनीश जी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं? सर, क्वेश्चंस तो मैंने लगभग सारे टच किए हैं। और मैम का जो उन्होंने फील्ड कवर अप की है वो बहुत, मतलब लगभग बहुत ही ब्रीफ में अपनी सारी चिकित्सा को उन्होंने हर तरह के प्रिवेंशन से लेकर के पोस्ट कोविड तक पेशेंट को जो बताया है। और सबसे बड़ी बात है, जो खजूर के बारे में उन्होंने बताया कि वो जो हमारा श्रम हरनाम है और वो त्रिदोष सामक है, और बहुत ही अच्छा जो है हमारा वो बल्ले है, तृप्तिकर है, ब्रिंघण करने वाला है, तो वो बहुत अच्छा रहा है मैम का। और दूसरी चीज जो उन्होंने, सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जो एकदम डिफरेंट थी, और हमारे जितने भी स्पीकर्स आए, वो प्रकृति वाली बात, जो उन्होंने प्रकृति वाली बात बताई कि अगर वात प्रकृति को है तो डाई कफ पोस्ट कोविड में है, अगर पित्त है तो कहीं ना कहीं संताप आदि थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा उसके साथ साथ, और जो कफ प्रकृति है उसमें श्वास जो है हमारी उसके साथ
कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से जो उन्होंने प्रकृति वाइज जो बताया, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही नया हमारे आज बाल वैद्यों के लिए है। बाल वैद्य क्या, हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक सोचने वाला है कि हमें प्रकृति से कैसे हमें पोस्ट कोविड पेशेंट में हम देख सकते हैं। अगर शुरू में ही, जैसा मैम ने बताया कि मैम के यहाँ जो हमारे जो भी रोगी आ रहा है, सबसे पहले उनका प्रकृति परीक्षण हो रहा है। अगर प्रकृति परीक्षण हो जाता है तो वैद्य के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि इसको कौन-सी व्याधि होने वाली है। क्योंकि जो जिसकी प्रकृति, जो जिसका दोष प्रोमिनेंट है, वही व्याधि हमें दिखने वाली है उसमें। तो ये बहुत अच्छा मैम का कांसेप्ट है कि पहले रोगी आते ही उसके प्रकृति परीक्षण होता है और फिर वो कहीं न कहीं वैद्य के पास आता है कि क्या प्रकृति है और वैद्य उस पे कहीं न कहीं आगे चिकित्सा देता है, सारी चीज़ों को देखते हुए। दूसरी चीज़ मैम ने जो बताई है वो जो उन्होंने बताया कि कोई भी दवा, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ये चीज़ तुरंत बंद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो बिल्कुल गलत है। आचार्य चरक देवी जी जो कहा है कि टेपर ऑफ जैसे करते हैं, तो पादांशिक क्रम में उन्होंने बताया है कि कैसे धीरे-धीरे करके हमें कोई भी चीज़ों को जो है, चाहे जो साथ में है, चाहे असाथ में है, या चाहे हमारी कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स हैं, उनको कैसे हमें धीरे-धीरे करके पीछे लेना है, इसको हटाना है। और मैम ने जो बताया ये चीज़ कि जो हमारा अनुभव है और उसको हमें ईमानदारी से हमें अपने नीचे बाल वैद्यों को देना चाहिए। वो अपने डाउनलाइन में कहीं न कहीं हमें सप्लाई करके ही जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैम, रियल में आपका जो प्रेज़ेंटेशन था, जो आपका अनुभव था, वो इतना उत्साह देने वाला था, इतना एनर्जी देने वाला था। मैंने पहले भी लेक्चर सुना था आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने सोचा था कि फ्यूचर में जब भी हम कहीं जब भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस तरह से प्रोग्राम, तो आपको ज़रूर लेकर के आएँगे। अभी चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, इतने सारे हमारे बाल वैद्य, बहुत सारे हमारे सीनियर जो है, वो इतने सारे जो है, इतने उत्साहित हैं, इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है मेरा ये मतलब आज आखिरी सीरीज का आखिरी दिन है और थोड़ा-सा दुःख भी हो रहा है, लेकिन कि आज आखिरी है, कल से हम 2 घंटे, ढाई घंटे जो बैठते थे और इतना ज्ञानवर्धन करते थे। मैम, सही बताऊँ ईमानदारी से, हम लोग यहाँ विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से यहाँ एक शिविर का आयोजन करते हैं 7 डेज़ का, और उसमें पूरे भारत से 150 लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा वो आश्रम है, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। और विनीश जी, बहुत हृदय से एक वैद्य जी का क्वेश्चन आ रहा है। वैद्य एडी हिरानी जी कह रहे हैं कि अभी मैं पोस्ट कोविड हूँ और 17 दिन से हॉस्पिटल में रहने के बाद अभी 10 दिन पहले घर पर हूँ। अभी स्टैंडिंग कंडीशन में मेरा SpO2 85 के आसपास हो जाता है। मैं अभी श्वास का चिंतामणि रस, ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त और स्वर्ण वसंत मालिनी, ये जो है अर्जुना रिस्ट और अश्वगंधा रिस्ट के साथ में ले रहा हूँ। तो SpO2 के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन आया है। फाइन। मैं थोड़ा और से ऐड करना चाहूंगी कि सर, आप जो ले रहे हो वो वंडरफुल ले रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट एक मेरी रिक्वेस्ट है सर, उसमें 3 चुटकी अबरक भस्म आप ऐड कर दीजिए और श्वास का चिंतामणि, अबरक भस्म, और ये हर 3 घंटे पे। एक्चुअली थोड़ा मैं समय लूंगी तो चलेगा 2-5 मिनट? जी जी जी, बिल्कुल सर जी, हाँ जी। फाइन। मैं है ना जनरली ऐसा करती हूँ कि पहले 10 डोज जरूरत पड़े तो मैं 2 घंटे या 3 घंटे पे देती हूँ। उसके बाद जैसा आपका 85 में से थोड़ा 88-90 हो जाए तो उसको हम 3 की जगह 4 घंटे पे ले जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा है सर जी कि आप श्वास का चिंतामणि निकलने की जगह हो सके तो उसको पीस के चाट लीजिए और उसके साथ कंपलसरी अबरक भस्म सहस्त्रपुटी, कोई भी अच्छी फार्मेसी की 3 चुटकी ऐड कर दीजिए। विदिन 8 to 10 डोज यू विल बी एबल टू सी द वंडरफुल रिजल्ट्स। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई डिड माई MD इन काई चिकित्सा फैकल्टी, तो है ना, रसौषधि की जब बात आती है, मैं बहुत फ्रेंकली बताऊं तो मैं रसौषधि इतनी यूज नहीं करती थी और मुझे डर भी लगता था कि श्वास का चिंतामणि कितनी देनी चाहिए, दिन में 3 तो बहुत हो गई, 4 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। बट अभी सिग्निफिकेंटली रिजल्ट लेने के लिए हम 3-3 घंटे पे, कोई केस में बहुत क्रिटिकल होता है तो 2-2 घंटे पे भी दिन में 8 से 10 बार देते हैं। और हमने आज तक रिकवर हुए पेशेंट में क्रिएटिनिन हाई या और एक्स्ट्रा कोई बुरे फीचर्स देखे नहीं है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि पैरासिटामोल जो ज्यादा लेने से जो साइड इफेक्ट्स है ना, उसके चौथे भाग के साइड इफेक्ट्स भी अब रसौषधि से नहीं आती है। बट जब क्रिटिकल चल रहा है, प्यार से जय धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी को दिमाग में रखकर रसौषधि यूज करिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब कि
हाँ सर। कोविड पॉजिटिव लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस रखनी है या वो एक सामान्य प्रोटोकॉल में दी जा सकती है? लैक्टेटिंग मदर जो है उसके लिए तो जनरली हम सब दवाई दे सकते हैं, नथिंग टू वरी। पर थोड़ा सा है कि जब वो समीर पन्नग है, मल्ल सिंदूर वाला प्रिपरेशन है, वो नहीं देना है। बाकी श्वास का सिद्धांत सुवर्ण वसन मालती अभ्रक भस्म आराम से दे सकते हैं। जब बात रही प्रेगनेंसी की, तो जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सा ट्राइमेस्टर है उसका वेटेज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो थोड़े केयरफुल रहो रसौषधियां यूज करने में, फिर भी सुवर्ण वसन मार्ग तो आप यूज कर ही सकते हो। सेकेंड है तो ओके, आप आराम से जरूरत पड़े तो ले सकते हो। जनरली प्रेगनेंसी में मैं त्रिभुवन कीर्ति अवॉइड करती हूँ। जरूरत पड़े तो लक्ष्मी विलास मैंने यूज किए है, सुवर्ण वसन मालती यूज की है और अपनी कास्टोसदिया आराम से यूज की है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और अगर 8वां महीना कंप्लीट होने आया है तो हम सभी दवाइयां आराम से दे सकते हैं, नथिंग टू वरी। एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर धर्मेंद्र जी की तरफ से कि उनको कोविड के साथ साथ टाइफाइड भी हुआ है और ESR 38 है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनरली सर अभी ऐसा है कि टाइफाइड का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है। अगर एंटीबायोटिक चलती है, जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि क्रिटिकल होता है ना, तो ओफ्लॉक्सासिन या कुछ भी शुरू ही रहता है, तो हमें इतना मैनेज करना नहीं आता है। टाइफाइड का पेशेंट जब हमारे पास है, कोविड भी है और टाइफाइड है, तो हम आहार पे ज्यादा भार देंगे कि आहार ऐसा रखो जो लघु आहार हो, जैसे कुछ खाना पीना और सब है वो बंद कर दो। मूंग की दाल का पानी, जनरली मैं ऐसा बताती हूँ कि मूंग की दाल का सूप जो हमें पता है पथ्य है और आराम से ले सकते, उस पर थोड़ा फोकस करो। और अपनी जो भी आंत पे इफेक्टिव मेडिसिन है वो सब हम सिम्टोमेटिकली ले सकते हैं, जैसे ये सब दवाई भी इससे वर्क करेगी। बट थोड़ा टाइफाइड और IgM भी हमें देख लेना चाहिए, उसका लेवल कितना है, कोविड का लेवल कितना है। और कोविड की रसौषधियां इतनी गर्म नहीं पड़नी चाहिए जो आंत में ज्यादा प्रॉब्लम करे, वो सोच के उसका कॉम्बिनेशन एक डिसाइड करना चाहिए। मैं टिपिकल बताती नहीं हूँ, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक क्वेश्चन और आ रहा है डॉक्टर ईला तन्ना का कि उनके पास एक पोस्ट कोविड शुगर लेवल का पेशेंट है जो 350 उसका ब्लड शुगर लेवल रहता है और वो 14 और 12 यूनिट्स थ्राइस ए डे इंसुलिन की ले रहे हैं। उनको इन्होंने वसंत कुसुमा का रस दिया, लेकिन उनका अभी शुगर लेवल जो है वो रिमार्केबली नहीं हो रहा है, तो उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर। एक्चुअली है ना, जनरली मेरा खुद का ऐसा है कि वसंत कुसुमाकर मैं सबसे लास्ट में यूज करती हूँ। कास्टोसरी का डोज मैं मेंटेन करती हूँ और ज्यादा देती हूँ। कभी मेरे पास आते हैं पेशेंट तो उसका जो मैं डोज देखती हूँ ना, मुझे डोज कम लग रहा है। एक्चुअली मैं ऐसा मानती हूँ कि चरकाचार्य अगर आज आते ना, तो भी वो देखते कि ये लोग वड़ा पाव खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, तो उसके हिसाब से वो भी कुछ डोज डिजाइन करते। तो मेरा ऐसा है कि थोड़े प्रैक्टिकल बनना चाहिए। मामेजवा घनवटी सप्तरंग्यादी वटी में 3 टैबलेट 3 बार देती हूँ, आराम से दो। एक धन्वंतरी कंपनी की ग्लायो हर्ब ग्रेन्यूल्स आती है, 1 पाउच दिन में 3 बार दो। और उसके साथ शाम के डाइट में कंपलसरी जौ का दलिया कर दो। इतना भी आप करो और सुवर्ण वसंत कुसुमाकर शुरू रखो, तो भी आपको मैं ऐसा मानती हूँ हफ्ते 15 दिन में एक रिजल्ट मिलेगा। आई रिपीट, मामेजवा घनवटी सप्तरंग्यादी वटी ग्लायो हर्ब ग्रेन्यूल्स और साथ में जौ का दलिया, रात को खाने में कंप्लीटली जौ का दलिया और कुछ भी नहीं। और मैंगो की सीजन है तो थोड़ा संभाल के, इतना भी मैनेज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आई विश। जी जी जी, नहीं आपका अच्छा ये है। और इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि जो हम रस औषधियों की मात्रा आधा रत्ती से 1 रत्ती दिन में 2 बार देकर अपने आप को धन्य समझते थे, तो अब वो रस औषधियां भी हमारे लिए बहुत शुक्रगुजार होंगी कि कम से कम उनकी मात्रा सही से उसको किया। एक एलोपैथ में भी एक थंब रूल है कि एंटीबायोटिक का कोई डेफिनेट डोज हो नहीं सकता, दैट डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। तो इसी तरीके से वायरल अटैक कितनी तेजी के साथ में हो रहा है, पहले कोविड लहर के मुकाबले में इस बार शायद वो 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इससे पहले कि वो हमें और ज्यादा आक्रांतिक करे, तो उसके लिए हमारी औषधियों को एक वेपन के रूप में पहले ही हमें तैयार करना पड़ेगा। और बहुत सारे वैद्य हैं
जो आज अच्छी बात यही है, चाहे ये वेबिनार हो चाहे अन्य वेबिनार हो, कि इस कोविड की इस लहर में मुहुर मुहुर की परिभाषा जान गए बहुत अच्छी बात है। कि मुहुर Yes, sir, मुहुर exactly. क्या होता है। अदरवाइज इससे पहले मुहुर मुहुर को लोग समझते थे कि पता नहीं इट इज ए टाइप ऑफ कि कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट आया है। और क्वेश्चंस तो इतने हैं आपके वक्तव्य को देखते हुए कि वो शायद 11 बजा देंगे तो हम तब भी चलते रहेंगे, तो लेकिन एक सीमा होती है कार्यक्रम की।